नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ईवीएम पर उंगली उठाने के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इस मामले पर ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी। राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। बिहार के मधुबनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को किया संबोधित। 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए का ऋण किया वितरित। और दूरदर्शन बना हॉकी इंडिया लीग का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का करेगा प्रसारण। डीडी स्पोर्ट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर होगा सीधा प्रसारण। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। चक्रवात तूफान फेंजल से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 16 आपदा राहत टीमें तैनात की हैं। दरअसल चक्रवाती तूफान फेंजल के शनिवार शाम तक उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुदुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तूफान के असर के कारण हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान संभावित क्षेत्रों तमिलनाडु और पुदुचेरी क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कोडालोर, कलाकुरुची जिलों और पुदुचेरी में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में तूफान का असर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और पुदुचेरी से तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की तस्वीरें सामने आई हैं। पुदुचेरी में बारिश के कारण पुलिस थानों में जल जमाव हो गया है और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं विशाखापट्टनम के कई हिस्सों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दूसरी ओर चेन्नई के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं। वहीं तूफान की आशंका के मद्देनजर पुदुचेरी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तूफान प्रभावित इलाकों के हालातों पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में नवनिर्मित वाचनालय, बीबीए, बीसीए विभाग और संगीत विभाग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर हो रही राजनीति को ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका।
हाँ, उनको जीतते हैं चुनाव तब तो ईवीएम ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है। तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था, और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? तो जब जीतते हैं तब तो कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से प्रियंका जी जीती। रिजल्ट तो ईवीएम ने निकाला है ना, जनता ने वोट दिया, रिजल्ट ईवीएम ने निकाला। आप कहते हो ईवीएम ठीक नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है जी। सेलेक्टिव है, अच्छी राजनीति है। चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आयोग ने अपने आरंभिक जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है वही इन चुनावों में अपनाई गई है, और जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि ये प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। साथ ही आयोग ने वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ कहा है कि इस संबंध में कई बार आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। राजस्थान के जयपुर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही काम करती है जिससे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं चोटिल होती हैं। उन्होंने कांग्रेस को पार्टी का नाम मुस्लिम लीग करने की सलाह दी है। कुछ मुगल शासकों ने हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, तोड़ा, और ये भी सब सर्वविदित है कि कई मुस्लिम धर्म स्थानों पर जो काबिज आज उनके मलबे में, उनके ढेर में, उनमें हिंदू चिन्ह हैं, हिंदू मंदिरों के सबूत हैं। तथ्य तो सबको ही मालूम है, लेकिन खास तौर से कांग्रेस ने अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रवक्ता या मुस्लिम समाज की रक्षक मानना शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस अपना नाम मुस्लिम लीग कर ले गई। यही बात अजमेर की, मैटर इज सब जुडिशियल, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतिहास को झुटलाया भी नहीं जा सकता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा के करजन में लाखोडारा में प्लेसर इंडिया का दौरा कर मशीनरी का निरीक्षण किया। करजन में रेलवे ट्रैक लिंक और रखरखाव मशीनरी का निर्माण प्लेसर इंडिया में किया जाता है। प्लेसर में भारत निर्मित ट्रैक लिंक और मशीनरी विदेशों में निर्यात की जाती है। यहां से एक रेल एक्सचेंज मशीन ऑस्ट्रेलिया भेजी जाएगी और टैंपिंग मशीन नाइजीरिया को निर्यात की जाएगी। आज दुनिया के सबसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें होती हैं वो सारी यहाँ पे बनती हैं, और ऑस्ट्रिया की ये कंपनी आज दुनिया में उनका सबसे बड़ा प्लांट भारत में हो गया है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सपोर्ट होने वाले ऑस्ट्रेलिया को, अर्जेंटीना को, 2-3 जगह जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट देखे थे। और प्लांट के अच्छी बात यह है कि स्किल लेवल, अपने इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का स्किल लेवल वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ये प्लांट गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सूरत के ओलपाड में किम गांव में बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माण कारखाने का दौरा किया। उन्होंने जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार बुलेट ट्रेन के लिए अत्याधुनिक ट्रैक स्लैब बनाने में शामिल श्रमिकों से बातचीत की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्लैब जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार सभी मापों में सटीकता के साथ बनाए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बैंकों से स्वीकृत पत्र सौंपा। क्रेडिट आउटरीच के दौरान 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। जिन योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं
उनमें पीएम मुद्रा, पीएमईजीपी, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल, केसीसी पशुपालन और मत्स्य पालन, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, खुदरा एमएसएमई, एसएचजी, कृषि ऋण जैसी योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में लखपति दीदी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं से जुड़ने, उनका हिस्सा बनने और उसका लाभ उठाने की भी अपील की। और चक्रवाती तूफान फेंजल के शनिवार शाम तक उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुदुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तूफान के असर के कारण हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान संभावित क्षेत्रों तमिलनाडु और पुदुचेरी क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कोडालोर, कुलाकुरुची जिलों और पुदुचेरी में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में तूफान का असर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और पुदुचेरी से तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। इसी कदम के तहत संभल के दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया था। समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि अभी किसी भी प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति नहीं है। संभल में हालात सामान्य होने पर ही वहां कोई भी जा सकता है। सभी को हमारा सहयोग करना चाहिए और कुछ समय बाद संभल आना चाहिए। जिलाधिकारी का स्टैंडिंग आदेश है, अभी वहाँ पे चल रहा है। किसी भी बाहर के डेलीगेशन वगैरह को अभी संभल आने की अनुमति नहीं है, तो अभी तो किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। मैं तो लगातार अनुरोध भी कर रहा हूँ, जो लोग हैं वो जिम्मेदार और सम्मानित लोग हैं, वो हमारी समस्या और उनको अनुभव भी है इस तरीके की चीज़ों का, प्रशासन का। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी समस्या को समझें। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। एक बार स्थिति सामान्य हो जाएगी तो सभी लोग वहाँ जाएं, लेकिन उससे पहले अगर उनके जाने से स्थिति में थोड़ी भी बदलाव हो सकता है, कहीं पे अगर उकसावा या उत्तेजना फैल सकती है और स्थिति खराब हो सकती है, मुझे नहीं लगता वो भी ये चाहेंगे। तो थोड़ा हमारा सहयोग करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शांति नहीं चाहती, इसलिए वो संभल मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कि हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में
कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और इस्कॉन प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। को जो अरेस्ट करे 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना फंड इकट्ठा करा, वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया। इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होजबोले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमले और हत्याएं की जा रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं दूसरी ओर दत्तात्रेय होजबोले ने बांग्लादेश सरकार द्वारा इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को जेल भेजने पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की बांग्लादेश सरकार इसे रोकने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। इतना ही नहीं, आरएसएस के सरकारवाह ने भारत सरकार और वैश्विक समुदायों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को जारी रखने की अपील की। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर अब है अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जहां है शब्द संसार, हजारों प्रकाशकों की लाखों पुस्तकें, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, कलिनरी लिटरेचर स्टेज, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही देश विदेश के प्रख्यात लेखकों से मिलने का मौका। रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर, अहमदाबाद, 30 नवंबर से 8 दिसंबर, रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक। एंट्री फ्री। #AIBF 2024। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वो CAG की विभिन्न लंबित रिपोर्टों को दिल्ली विधानसभा के चल रहे सत्र में पेश करें। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, आपकी सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर सत्ता में आई थी, वो खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करना संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 151 और दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत ये आवश्यक है कि उपराज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करें। उपराज्यपाल ने कहा कि कैग सिर्फ वित्तीय लेन देन की गणना नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक खर्चों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कहा था कि सरकार की ये कार्रवाई संवैधानिक अनुपयुक्तता का परिचायक है। LG वीके सक्सेना ने मौजूदा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी से अपील की कि वो CAG की रिपोर्टों को पेश कर सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
वक्फ संपत्ति को लेकर वाराणसी से एक मामला सामने आया है, जहां वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य DK सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस भेजा था। वो चाहते थे कि जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत हो। कॉलेज के प्राचार्य DK सिंह ने बताया कि नोटिस में कहा गया था कि अगर हम जवाब देने में विफल रहे तो जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हिस्से के रूप में शामिल कर ली जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में उसकी जमीन के संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल कर ली जाएगी। लेकिन तत्काल हमारे जो है उदय प्रताप शिक्षा समिति जो कि यूपी कॉलेज का संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने तत्काल इसका जवाब दिया। बीच में वहाँ पे ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया। अवैध तरीके से ये लोग जो है हमसे जो है हमारे बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेकर के चला रहे थे, उसको भी हमने कटवा दिया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जिले में नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने यात्रियों से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार और टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। आनन फानन में राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल लेकर के पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्पदंश को लेकर एक पत्र लिखा है। पत्र में सर्पदंश को जन स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बताया। पत्र में कहा गया है कि इसके कारण कुछ मामलों में ये मृत्यु दर और विकलांगता का कारण भी बनता है और किसान आदिवासी सर्पदंश की जोखिम में आते हैं। केंद्र सरकार ने सर्पदंश को नोटिफाइड डिसीज यानी कि अधिसूचित रोग माना है। अब सभी सर्पदंश के मामलों को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सर्पदंश की समस्या को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से भारत से 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मौतों को आधा करना है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारत में सर्पदंश के मामलों और मौतों की निगरानी को मजबूत करना है। सर्पदंश की घटनाओं और मौतों को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली आवश्यक है और प्रभावी डेटा तैयार करना है। राज्यों से कहा गया है कि सर्पदंश मामलों और मौतों को राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम या लागू कानून के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सूचित रोग बनाए जाएं, जिससे सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं, मेडिकल कॉलेजों सहित सभी संभावित सर्पदंश मामलों और मौतों की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में करना अनिवार्य हो। भारत और सिंगापुर के बीच 13वें अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास का समापन हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक में हुए इस सैन्य अभ्यास में दोनों सेनाओं ने फायर पावर योजना और नई तकनीकों पर संयुक्त प्रशिक्षण किया। 3 दिन के इस अभ्यास में सिंगापुर आर्टिलरी के 182 और भारतीय सेना के आर्टिलरी के रेजिमेंट के 114 जवानों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बहुराष्ट्रीय बाल के रूप में एक दूसरे की प्रक्रियाओं या ड्रिल्स की आपसी समझ को बढ़ाना था। इस दौरान दोनों देशों की आर्टिलरी इकाइयों ने संयुक्त फायर पावर योजना, इसके क्रियान्वयन और नई पीढ़ी के उपकरणों के उपयोग को प्रदर्शित किया। अग्नि वॉरियर अभ्यास में दोनों सेनाओं ने आपसी समन्वय, क्षमताओं की समझ और प्रक्रियाओं के आपसी विकास पर जोर दिया। इससे भारतीय और सिंगापुर आर्टिलरी प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ। दोनों पक्षों ने अभ्यास के दौरान नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया।
दूरदर्शन को हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर चुना गया है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 28 दिसंबर 2024 से होगी। लीग का ये संस्करण ऐतिहासिक होगा क्योंकि इस बार पुरुष लीग के साथ ही पहली महिला हॉकी इंडिया लीग भी आयोजित की जाएगी। लीग में पुरुषों की 8 टीम और महिलाओं की 4 टीम हिस्सा लेंगी। हॉकी इंडिया लीग का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर किया जाएगा। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में सिंधु ने उन्नति हुड्डा को 21-12, 21-9 से शिकस्त दी। वहीं सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वें दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के जिंग लिरेन के बीच मुकाबला जारी है। शुक्रवार को खेला गया चौथे दौर का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 14 दौर के इस मुकाबले में 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। पहला दौर लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। वहीं चौथा दौर भी ड्रॉ रहा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए वेव्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।